हेलो स्टूडेंट, PKJD ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। एक क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है, चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, उसकी क्लास 3 है। तो हम पढ़ रहे थे अभी क्या है, मटेरियल यूज इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में जो मटेरियल यूज होता है उसमें पोल होता है, क्रॉस आर्म होता है, इंसुलेटर होता है और भी कई चीज़ें होती हैं उसमें। तो हम एक एक टॉपिक को लेके पढ़ेंगे। तो पहला इसमें आता है पोल। पोल का काम क्या है? पोल का काम ये है कि सप्लाई को कंडक्टर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो कंडक्टर को सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो पोल के द्वारा ही दिया जाता है। तो जो पोल मुख्य रूप से हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये वुडन पोल होता है, तो ये अस्थायी रूप से प्रयोग किया जाता है, इसका इसमें प्रयोग नहीं होता है क्योंकि एसटी लाइन पे वुडन पोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये टेम्प्रोरी मतलब अस्थायी रूप से यूज किया जाता है। दूसरा हो गया RCC पोल। RCC पोल हो गया, ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मतलब RCC का बना होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और दूसरा हो गया PCC पोल। आज तक ये दोनों पोल बहुत मतलब आजकल इसी का प्रयोग हो रहा है, जो 11 kV से लेके 33 kV तक की लाइन पे RCC और PCC पोल का ही क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रेल लाइन पोल। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि सॉलिड होता है, सॉलिड आयरन का बना होता है, तो ये कॉस्टली होता है, लेकिन 11 kV के लाइन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हो गया टबलर पोल। टबलर पोल क्या होता है? इन पोल को हम अलग अलग से देख लें तो देखिए, ये जो हो गया ये आपका रेल पोल हो गया, ठीक है, जो RCC पोल और PCC पोल इस तरह का होता है। ये जो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का होता है PCC, और ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टबलर पोल। टबलर पोल क्या होता है? नीचे ये ज़्यादा चौड़ा होता है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ये क्या होता है, धीरे धीरे पतला होता जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, जो नगर पालिका या शहरी क्षेत्र में जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किए जाते हैं। जब मतलब कहीं पे क्रॉसिंग है, वहाँ हाई ऊंचाई पे लाइट को ले जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है टावर। टावर में क्या होता है? टावर में ST और ST मतलब हाई टेंशन लाइन और एक्स्ट्रा ST हाई टेंशन लाइन, यानी 33 kV से ऊपर की जो वोल्टेज होती है, जैसे 132 हो गया, 220 हो गया, 400 kV हो गया, इन सब लाइनों को मतलब ले जाने के लिए हमें टावर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम बात कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ पोल में हो गए। फिर नेक्स्ट जो दूसरा इसमें आता है मटेरियल यूज इन ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो होता है आपका क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होता है? यह लाइन इंसुलेटर के सपोर्ट का कार्य करता है, ठीक है, और यह एंगल आयरन से बनाया जाता है। तो लाइन इंसुलेटर के सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट आपका पोल है, ये आपका पोल है, तो इस पोल के ऊपर ऐसे क्रॉस आर्म लगा रहता है, ऐसे क्रॉस आर्म में लगा होता है, और इसी क्रॉस आर्म के ऊपर यहाँ पे इंसुलेटर लगे होते हैं, और यहाँ से तार क्या होता है, कंडक्टर जो होता है गुजारा जाता है। तो इसको फिगर से मैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस आर्म है, देखिए ये वाला पोल वाला ये हिस्सा पोल हो गया। इस पोल के ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, जो मतलब कलरफुल हमने कर दिया है इसको, इसी को हम क्रॉस आर्म कहते हैं। तो क्रॉस आर्म का मुख्य काम है कि यह जो इंसुलेटर लगा है, इसी इंसुलेटर को सपोर्ट देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ये प्लेन टाइप का भी होता है, V टाइप का भी होता है, मतलब कई तरह का। देखो यहाँ पे ये जो है इसको V टाइप कहते हैं, तो ये V टाइप का क्रॉस आर्म है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी इंसुलेटर लगे हुए हैं इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रदान कर रहा है। तो ये भी आजकल डिफरेंट टाइप के मतलब क्रॉस आर्म आ रहे हैं। तो क्रॉस आर्म का मुख्य काम है, जो इस पर इंसुलेटर लगे हुए हैं, चाहे कोई इंसुलेटर हो, डिस्क हो, पिन इंसुलेटर हो, सस्पेंशन स्टेन हो, जैसे अगर कोई इंसुलेटर हो, तो उसको ये सपोर्ट का काम करता है। तो ये हो गया आपका क्रॉस आर्म, ठीक है। टावर वाली लाइन, ये टावर की लाइन हो गई, ठीक है। तीसरा टॉपिक है इसमें लाइन इंसुलेटर का। अब इंसुलेटर का काम क्या है? तो इंसुलेटर का काम ये है कि यह कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच, मतलब क्या हुआ कि ये देखिए ये वाला हिस्सा कंडक्टर हो गया और ये आपका क्रॉस आर्म हो गया, तो इनके बीच डायरेक्ट संपर्क ना हो, क्योंकि ये भी मतलब एज ए कंडक्टर ही होता है, कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है, और ये तो होता ही है। तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट मतलब मिल ना जाएं, इन्हीं के बीच में ना आप परस्पर अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया में जो इंसुलेटर होता है, जो चीनी मिट्टी का आता है, चाइना क्ले, उसी का बना होता है। तो एक भाग इसमें फ्लेस्पर होता है और एक भाग इसमें क्वार्ट मिलाया जाता है, और पोर्सिलिन के साथ इसको बनाया जाता है। पोर्सिलिन मतलब इसको चीनी मिट्टी या चाइना क्ले भी कहा जाता है। तो पोर्सिलिन की खासियत ये होती है कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी हाई होता है,
और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसका क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ पोर्सिलिन का होता है वो 4.92 × 10⁻⁶ kg/m² होता है, और जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसका वो 6 to 7 kb/mm होता है। कभी कभी यूनिट पूछ दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि पोर्सिलिन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल तो लगभग नहीं लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये पूछा जाता है कि पोर्सिलिन का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, तो 6 to 7 kb/mm। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर की, मतलब एक अच्छे इंसुलेटर के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे इंसुलेटर की जो सबसे पहला बात है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो हाई होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती से है कि इसकी जो यांत्रिक शक्ति, मतलब वो इंसुलेटर कितना मजबूत है, तो उसका जो मजबूती है वो हाई होनी चाहिए। दूसरा हो गया हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जहाँ डाई इलेक्ट्रिक की बात आ रही है इसका मतलब हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। तो जब भी इंसुलेटर की बात होगी तो उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि उच्च प्रतिरोध, जो इंसुलेटर है, जो हमारा इंसुलेटर है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ताकि इसके थ्रू करंट पास होकर क्रॉस आर्म में न आए। तो इसलिए इसमें हाई रेजिस्टिविटी का होना चाहिए। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो खुले एटमॉस्फेयर में होती है, तो जाड़ा गर्मी बरसात मतलब बराबर मौसम अलग अलग होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो ये ना हो कि गर्मी के समय टेम्परेचर बढ़ने पे क्या उसमें क्रैकिंग है जाए इंसुलेटर में। तो ऐसा इंसुलेटर का मतलब होना चाहिए जिसपे टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब मौसम के बदलाव का कोई भी प्रभाव न पड़े। ठीक है, नेक्स्ट फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। कभी कभी होता क्या है कि जो हमारे मतलब डिस्क या पिन इंसुलेटर जो भी पोल पे लगे हुए हैं तो इनके बीच डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो डस्ट इकट्ठी होने के नाते उसमें क्या होता है, क्रैकिंग कभी कभार आ जाता है। तो इसी वजह से ऐसा मतलब होना चाहिए इंसुलेटर जिसमें क्या हो, कोई अशुद्धि न हो। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लो कास्ट। जैसे कहते हैं कि हम सस्ते में बढ़िया, तो इतना भी सस्ता ना हो कि ख़राब हो, मतलब लो कास्ट का हो लेकिन क्वालिटी भी क्या हो उसकी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर की। अब आते हैं इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ इंसुलेटर की हम बात कर लें तो इसमें मुख्य रूप से पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और सेकल इंसुलेटर, सबकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए जो पिन इंसुलेटर होता है ये इस तरह का होता है। पिन इंसुलेटर जो होता है इसमें इस तरह का होता है, ठीक है। और ये पिन वाला इंसुलेटर 11 kV से लेके 33 kV तक के लाइन के लिए क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका पिन इंसुलेटर। नेक्स्ट होता है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर भी 11 kV, 30 kV या उससे अधिक kV लाइनों पे भी किया जाता है। तो डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे लाइन को हम एक भाग से दूसरे भाग में बांटते हैं, या लाइन समकोण पे मुड़ी हुई हो, या उस तरह से कहीं मोड़ हो जहाँ से मोड़ करके हमको लाइन को क्या करना है, लेके जाना है। तो उस कंडीशन में हम डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप। तो सस्पेंशन टाइप का मतलब क्या है, एक्चुअली सस्पेंशन और जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है एक्चुअली डिस्क इंसुलेटर ही होता है, लेकिन कई डिस्क को मिला करके ये सस्पेंशन और स्ट्रेन बनाया जाता है। सस्पेंशन का मतलब लटकता हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए इतने यहाँ पे 1 2 3 4 डिस्क को क्या कर दिया गया है, एक में ऐसे ज्वाइन करके इंसुलेटर के द्वारा क्या लटका दिया गया है। तो ये होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। और सेम यही चीज़ है, ये होता है स्ट्रेन टाइप, मतलब ऐसे खींचा हुआ। तो खींचा हुआ जो होता है ये लाइन पे होता है। यहाँ पे एक पोल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है, देखिए मान लीजिए टावर है, ये टावर में ही प्रयोग होता है। ये टावर में ये वाला हिस्सा जो बना हुआ है, ये जो वाला हिस्सा बना हुआ है इसको भी हम क्रॉस आर्म कह सकते हैं, ये क्रॉस आर्म ही है। तो यहाँ जो देखो यहाँ से लटका हुआ है, यहाँ से इस क्रॉस आर्म से जो लटका हुआ है ये जो है ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। और यहाँ से जो ऐसे मतलब खींचा हुआ स्ट्रेट है, यानी कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो वर्टिकल है, जो लटका हुआ है वर्टिकल है अर्थ के, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो जाएगा। और जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल है मतलब क्षैतिज में है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो जाएगा। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे भी टावर की लाइनों में घुमाव आता है। सीधा सीधा जा रहा है तो सीधी लाइन जा रही है, तब वहाँ पे आपको स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लाइन जहाँ पे घूमेगी वहाँ पे क्या होगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इन दोनों का प्रयोग हमेशा ST लाइन और एक्स्ट्रा ST लाइन, मतलब 33 के ऊपर की लाइनों में, 33 kV तक की लाइनों में इसकी ज़रूरत मतलब नहीं पड़ती है,
क्योंकि इसमें 3 या 4 डिस्क लगते हैं, लेकिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर या स्टैंड टाइप इंसुलेटर जो टावर वाली लाइनों में ही मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर क्या होता है, ALT लाइन पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखे होंगे गांव में जो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई डायरेक्ट कंज्यूमर को जाती है, तो उस कंडीशन में देखिए पोल लगा हुआ है, इस पोल पे हो जाएगा आपका R, Y, B और N। तो ये सिंगल फेज सप्लाई है या 2 फेज 3 फेज भी कर सकते हैं। तो ये 440 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट मतलब इस पर प्रयोग होती है। तो ये सबसे मतलब ALT इस तरह हम कह सकते हैं कि लो टेंशन लाइन पे प्रयोग होता है। तो ये आपका हो गया सेकल इंसुलेटर जो लो टेंशन लाइन पे क्या होता है, प्रयोग होता है। और ये आपका डायग्राम है सेकल इंसुलेटर का। यहाँ पे हो जाएगा सेकल स्टिप होता है और इस पर नट बोल्ट से कसा होता है नीचे ऊपर, और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है वो आपका होता है सेकल इंसुलेटर। क्लियर है। तो अब तक हम मटेरियल यूज इन ओवरलाइन में पोल के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, क्रॉस आर्म के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ से हम ले लें, यहीं पे एग्जांपल ले लें। तो ये वाला हिस्सा पोल है, ये इस पे जो लगा हुआ है क्रॉस आर्म है, और ये इस पे जो लगा हुआ है क्या है, इंसुलेटर है। ठीक, इसके बाद हमने प्रॉपर्टी पर ली इंसुलेटर की, कितने टाइप के इंसुलेटर होते हैं, मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नोट्स आप लोग ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स आप बनाएं, फिर कहीं डाउट आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी मतलब क्वेश्चन आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने मतलब कमेंट डाल सकते हो, या यूट्यूब चैनल पर भी अपने कमेंट क्या करोगे, डाल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स मेंटेन करते रहिएगा। फिर जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती है तो फिर आप लोगों को जहाँ दिक्कत है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलिए, 3 टॉपिक हो गया इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टर। इसका भी बहुत बड़ा रोल है ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ये सब तो सपोर्टिंग है, लेकिन मेन इसमें कंडक्टर ही होता है जो क्या करता है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान है इसका कंडक्टर का। तो कंडक्टर का मतलब ये चालक होता है। इसमें मुख्य रूप से जो चालक हमारे कौन कौन है, इसमें आपका हो जाएगा कॉपर Cu, एल्युमिनियम, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर से कैडमियम कॉपर होता है, कैडमियम कॉपर होता है, और एक इसमें ACR। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य चीज़ों को देखेंगे। ACSR कंडक्टर। तो कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता है, आप लोगों को पता होगा, सिल्वर होता है, चांदी होता है। लेकिन चांदी इतनी सस्ती तो है नहीं कि मतलब उसका हम तार बना के और खेतों से होकर गुजार दें, तो संभव नहीं है। तो इसमें जो नेक्स्ट नंबर पे आता है वो होता है कॉपर। तो कॉपर भी क्या है, काफ़ी कास्टली होता है, एक कास्टली होता है, और इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। मतलब तनन सामर्थ्य, इसको तनने की क्षमता क्या होती है, बहुत हाई होती है। लेकिन एक कास्टली होने के नाते इसका प्रयोग हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग केवल रेलवे के जो मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनों में जो ओवरहेड लाइन बिछाई गई है, जिसपे पेंटाग्राफ जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें जो चलती हैं उसके ऊपर जो वायरिंग की गई है, उस ओवरहेड लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो ये ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वहाँ पे हम एल्युमिनियम कंडक्टर का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉपर। तो कॉपर का प्रयोग बहुत रेयर केस में किया जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं कहीं बस बार बनाने के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है कॉपर से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, और इसकी चालकता जो होती है ये कॉपर से 60% लगभग कम होती है। लेकिन क्या होता है, ये टिकाऊ होता है, इस पर जंग वंग नहीं लगती है, और ये सस्ता होता है, ये काफ़ी क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है।
एल्युमिनियम क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि कॉपर के बड़े बड़े तार में आप लोग देखते ही होंगे कि पंखे में चाहे मशीन में या मोटर में जो बाइंडिंग होती है उसमें छोटे से पंखे में मतलब काफ़ी 300-400 रुपये का उसमें लग जाता है कॉपर। तो अब सोचो जब इतने छोटे डिवाइस में इतने का लग रहा है तो जब कई हज़ार किलोमीटर लाइन हम लेके जाएंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए एल्युमिनियम का ही प्रयोग हम करते हैं। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि एल्युमिनियम जो होता है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है, मतलब इसमें इसको हम मतलब खींचेंगे तनन सामर्थ्य इसका कम होने के नाते क्या होगा, ये टूट जाता है। तो इसीलिए केवल इसका तार हम बना लें, मतलब कंडक्टर, इसी कंडक्टर का वायर बना लें तो पॉसिबल नहीं है। तो हम करते क्या है, एक होता है इसमें कैडमियम कॉपर। कैडमियम कॉपर क्या होता है कि जब हम कॉपर में 1 से 2% तक इसमें कॉपर, शुद्ध कॉपर, प्योर कॉपर लेके इसमें 2% तक यदि हम कैडमियम मिला दें तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, उसमें 50% वृद्धि हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम कैडमियम कॉपर कहते हैं। इसका प्रयोग लाइन में तो नहीं होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में और जगह पे होता है। फिर अगला इसमें टॉपिक जो है ACSR कंडक्टर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसी का प्रयोग करते हैं। तो ACSR कंडक्टर जो होता है महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स मतलब ये क्या होता है कि अब इसका ACSR कंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एल्युमिनियम का मैंने बताया कि जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो तनन सामर्थ्य होता है बहुत कम होता है। तो जब लाइन बनाने के लिए तार को खींचेंगे अंदर क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको स्टील के साथ, अब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स मतलब ये हुआ कि बीच में एक स्टील की छड़ टाइप की होती है और इसी के ऊपर एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, ऐसे लपेटा जाता है। तो इससे होता क्या है, इसको स्ट्रेन बोला जाता है, स्ट्रेन। इससे होता क्या है कि जब हम खींचेंगे तो खींचते समय क्या होगा, स्टील पे मतलब वो पड़ेगा और जो स्टील होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। तो ACSR कंडक्टर जो होता है वो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है, जिसमें स्टील को मिला देने पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आजकल जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो मतलब कंडक्टर प्रयोग किया जा रहा है वो मैक्सिमम रूप से ACSR कंडक्टर को ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के ACSR कंडक्टर का कभी कोई फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और इसके जो छोटे छोटे इसमें टुकड़े निकले हुए हैं, जो हिस्सा होता है, इसको हम स्ट्रेंड कहते हैं, मतलब लड़ी का, इसको हिंदी में लड़ी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। तो ये मुख्य रूप से है। तो ACSR के बारे में हमें अच्छी तरह से जान लेना और बाकी इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 4 हो गया इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टे रॉड एंड स्टे वायर। इसको समझ लो, स्टे रॉड और स्टे वायर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जब भी कोई लाइन जा रही है तो लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है, सपोज डेट मान लो हम पोल से, यहाँ पे पोल से लाइन लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ जाके इस पोल पे लाइन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मान लीजिए इस पोल पे क्या हो गई, यहाँ पोल पे जो भी है, यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ, लाइन ख़त्म हो गई, यहाँ से गई हुई है, यहाँ भी कहीं फिक्स है कोई चीज़ और इस फिक्स से गई हुई है, तो फिक्स है इधर, इधर तो नहीं ज़रूरत है, इधर से लाइट गई हुई है। तो जो आखिरी पोल होता है वह लाइन जहाँ पे आखिरी पोल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो स्टे रॉड और स्टे वायर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो जा रहा है, तो इस पोल का जो टेंशनाई मतलब खिंचाव है इधर की तरफ है, इधर खिंचाव है कि नहीं है, क्योंकि इससे कसा हुआ है। तो इस कंडीशन में यदि इसको हम फ्री छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इधर की तरफ भगेगा और इधर की तरफ भगेगा तो पोल हमारा क्या होगा, टेढ़ा होगा, झुक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टे रॉड या स्टे वायर का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ से एक सपोर्ट दे देते हैं तार का और इसको ज़मीन में क्या करते हैं, गाड़ दिया जाता है। और ये भी इसको GI वायर होता है, 7 से 8 SWG का होता है। GI वायर गलाइंड स्टील का बना होता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। और इसके बीच में हम एक इंसुलेटर क्या करते हैं, डाल देते हैं इसके बीच में। इसको गांव में तुम लोगों ने देखा होगा, किसी गांव में जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है पोल पे देखोगे तो क्या होता है, वहाँ पे स्टे कर दिया जाता है, ठीक है।
तो इसी चीज़ को स्टे वायर कहा जाता है। या कहीं कहीं होता क्या है इसमें कि मान लो लाइन गई है, इस तरह गई लाइन और फिर यहाँ से घूम के इधर जा रही है। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये है लाइन यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से हमको इधर से भी तार आया हुआ है, इधर से भी तार आया हुआ है, तो दो तरह से खिंचाव होगा। जैसे मान लो इस तरह से कोई पोल है, इस तरह से कोई पोल है, तो एक इधर से भी तार गया हुआ है और एक इधर से भी तार गया, ऐसे तार गया, ऐसे तार गया, तो इधर खींचेगा तो बैलेंस इसका बिगड़ेगा। तो इसीलिए इसको इस साइड से हम क्या करेंगे, इस साइड ले आके यहाँ पे क्या करेंगे, स्टे वायर लगा देंगे। तो स्टे वायर और स्टे रॉड का मुख्य मतलब है कि पोल को, आखिरी पोल जो होता है जहाँ पे सप्लाई खत्म होती है, उसके बैलेंस को बनाए रखना है, ताकि वो क्या करे, पोल को गिरने मत दे या झुकने मत दे। क्योंकि जब तक स्टे वायर और स्टे रॉड हम नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, पोल इधर खिंचाव होगा, इधर खिंचाव से पोल क्या होगा, हमारा टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा होने के नाते क्या कर सकता है, गिर भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे GI वायर ग्रेनाइट आयरन का होता है, और इसका प्रयोग मतलब मुख्य रूप से पोल को सीधा रखने के लिए क्या किया जाता है। तो ये आपका हो गया स्टे रॉड एंड स्टे वायर। बस लास्ट है छोटा टॉपिक, गार्डिंग। गार्डिंग क्या होता है, देखिए गार्डिंग का मतलब ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का जो 88 नंबर है, इसी के अनुसार बताया गया है कि कोई भी मतलब ST लाइन, हाई टेंशन लाइन या LT लाइन हम बना रहे हैं तो उसमें गार्डिंग करना ज़रूरी है। गार्डिंग करने का मतलब, गार्डिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सपोर्ट डेट, मान लीजिए गार्डिंग होता है क्या, इसको ऐसे समझ लो, मान लो दो पोल है, थोड़ा सा ऐसे बनाओ इसको, दो पोल है आपकी, ऐसे लाइन गई हुई है, मान लो ऐसे करके 11 kV की लाइन गई है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे रोड क्रॉस है, ऐसे मेन रोड है, ठीक है, क्रॉसिंग है, मेन रोड है जा रहा है, और इधर पोल है मेन रोड के इस साइड, और इधर पोल है, और ये 11 kV की लाइन क्या हुई है, रोड को पार करके गई हुई है। सपोर्ट डेट कोई फॉल्ट आ जाए, क्रॉस आर्म टेढ़ा हो जाए, इंसुलेटर क्रैक हो जाए और तार टूट के अचानक क्या हो, इसमें गिर जाए रोड पे, उस कंडीशन में क्या होगा, हादसा हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांस बन जाएंगे। तो गार्डिंग वायर का काम क्या होता है, जिस तरह से क्रॉस आर्म होता है उसी तरह के आयरन का ही क्लैंप लगा के, इसके नीचे आयरन का ही क्लैंप एक यहाँ लगा देंगे और एक क्लैंप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और नट और बोल्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, GI वायर को ऐसे इसके नीचे, ऐसे नीचे करके क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। ये तुम लोगों ने देखा होगा कहीं, अब तो नई जो वायरिंग गांव में हो रही है, ये 11 kV पे किया जाता है इस तरह का। तो इससे होगा क्या, तो इसी चीज़ को हम गार्डिंग कहते हैं। गार्डिंग का मतलब ये है कि यदि 11 kV का तार टूट के गिरता भी है तो ये गार्ड क्या करेगा, ऊपर ही रोक लेगा और इससे कोई दुर्घटना क्या होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, घटना होने से बच जाएगा। तो ये मैक्सिमम ये गार्डिंग का जो काम किया जाता है, ये रोड क्रॉसिंग पे किया जाता है, या नदी है, कोई पुल है, मतलब ये पड़ गया, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ क्रॉसिंग है, या रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है, रेलवे की क्रॉसिंग है, रोड की क्रॉसिंग है, नदी का क्रॉसिंग है, ओवरब्रिज है, पुल है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया ST लाइन के लिए 11 kV के लिए। लेकिन यही LT के लिए हम कैसे करते हैं, LT की बात कर लें तो LT में देखेंगे तो आप ऐसे होगा, LT में मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 4 तार गए हुए हैं, यहाँ पे जो भी है इंसुलेटर लगा दिया हमने, ये मान लो R, Y, B और N, ठीक है। तो इसमें LT की जब हम गार्डिंग करते हैं तो उसमें ऐसे इस तरह का ऐसे करके, उसको ऐसे करके हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये भी एक तरह की गार्डिंग है, दो तरह की गार्डिंग है। इस गार्डिंग से भी फायदा होगा, ये गार्डिंग हुई है तो इसमें कोई तार टूटेगा भी तो क्या होगा, डायरेक्ट वो ज़मीन पे नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में किया गया रहेगा तो क्या होगा, इसे रुक जाएगा। तो ये LT की गार्डिंग है और ये क्या है, ST की गार्डिंग है, ठीक है। और कभी कभी IR रूल्स भी पूछ दिया जाता है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार
जो रूल नंबर 88 है उसी के अनुसार गार्डिंग करना क्या है, महत्वपूर्ण है। और गार्डिंग की जो प्रक्रिया होती है ये हमने बताया आपको कि जो रोड क्रॉसिंग होती है, ओवरब्रिज होता है, पुल होता है या ट्रेन की क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ पे इसको क्या होता है, करना इसको ज़रूरी होता है। या भिन्न भिन्न वोल्टेज की, जैसे मान लो कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ गार्डिंग होती है, तो सड़क हो गया, ट्रेन हो गया, पार होता है। और एक बिजली की क्रॉसिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 33,000 वोल्टेज की लाइन गई हुई है, ठीक, और इसी के नीचे से हम इस साइड से 11,000 की लाइन को पास करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, 33 kV के नीचे हम क्या करेंगे, पहले गार्डिंग लगाएंगे, फिर इसको उसके नीचे से पास कराएंगे। क्यों, क्योंकि ये 33 की लाइन टूट के 11 kV में गिरेगी तो क्या होगा, वहाँ पे भी एक्सीडेंट के चांस हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी हाई वोल्टेज 11 kV में चल जाएगी, तो जो हमारी जो भी मशीनरी सिस्टम हो क्या होगा, जलने का उनका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 3 थी सेकेंड ईयर के लिए, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। अब फिर हम नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट वीडियो में हम सैग के बारे में पढ़ेंगे और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।